सरकार के जुल्म और अन्याय पर झुके नहीं, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे मुकदमे झेलने पड़े। आज जो है अपराधी लोग, दबंग लोग जो है एक बड़ा लंबा काफिला लेकर 25 गाड़ी चलते हैं, उसके साथ में 20 बाउंसर होते हैं, तो ऐसे लोग नॉट ही जाते। साल 2016 की अगर बात करें तो पार्टी में एक बड़ा विवाद चाचा और भतीजे को कितना डैमेज हुआ उससे। अब कोडिन कप सिर्फ का मामला आया, उसमें एक बड़े माफिया का नाम आया, वो सरगना है उस माफिया का। अगर ये हक होते तो शंकराचार्य माघ मेला में स्नान करने गए और उनको बलपूर्वक रोक लिया गया, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू ही नहीं, जिसके राज में सबसे अधिक गाय कट रही है, गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर पीडीए की सरकार 2027 में बनती है तो क्या अयोध्या में फिर से बाबरी बनेगी? आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पदचिन्हों पे चल के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। यही नहीं, 250 से ज्यादा बार जेल यात्रा करने वाले लखनऊ मत के विधायक हैं रविदास मेहलोत्रा जी। हालांकि ये जितनी बार भी जेल यात्रा पे गए वो कभी आपराधिक मुकदमों में नहीं गए, जनता की आवाज उठाने के लिए उनको ये जेल यात्राएं करनी पड़ी। रविदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दाहो हल्ला में। रविदास जी, आपसे पहला सवाल इन्हीं जेल यात्राओं को लेकर, इन्हीं जन आंदोलन को लेकर पूछना चाहता हूं और जनता को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये लगातार आप पे मुकदमे होते गए, जनता की आवाज बनते गए और आज आप यहाँ तक आए। 1975 में मैं जय नारायण महाविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष था। उस समय लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ। मैं उस आंदोलन में शामिल हो गया और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में छात्र युवाओं को इकट्ठा करने का काम किया। उसके बाद उसी आंदोलन में देश में आपातकाल लग गया। मैं आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा। आपातकाल लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन था, ये आजादी की दूसरी लड़ाई थी और उसमें 20 महीने लगातार हम जेल के अंदर बंद रहे। रविदास जी, आप जैसा इतना अनुभवी नेता जो आज की राजनीति चल रही है उसको किस तरह से देखता है? पहले हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते थे, जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ते थे और इसीलिए जो उस समय राजनीतिक पार्टियां थीं वो हम लोगों को बुला करके टिकट देने का काम करती थी। 1975-77 हम जेल में रहे। उसके बाद जब जेल से रिहा हुए तो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के हम महामंत्री हुए और बहुत बड़े कई छात्र युवा आंदोलनों की हम लोगों ने अगुवाई करी। उसके बाद 89 में जनता दल में मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुझको यहाँ से टिकट दिया गया और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी को हमने भारी अंतर से चुनाव हराने का काम किया। पहले जो पार्टियों के लोग होते थे वो संघर्ष करने वाले लोगों को बुलाते थे और उनको अपनी पार्टी में खुद शामिल करने का काम करते थे। जैसे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी जानते थे कि अगर कहीं पर कोई संघर्ष करने वाला नौजवान है तो उनको बुला करके अपनी पार्टी में शामिल करवाने का काम करते थे। मुझको भी परम आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने बुलाया और मुझे बुला करके मुझसे बात करके मुझको पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कराया, मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया और उसके बाद मैं जनता दल में विधायक हुआ और माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। मुलायम सिंह यादव के साथ भी आपने काम किया और आज अखिलेश यादव के साथ भी काम कर रहे हैं। एक लंबे युग का अंतर है। आज की राजनीति और तब की राजनीति में क्या फर्क है समाजवादी पार्टी में? मुलायम सिंह यादव जी जब संघर्ष का आह्वान करते थे तो बहुत बड़ी संख्या में नौजवान, विद्यार्थी, छात्र संघ के पदाधिकारी आंदोलन करने का काम करते थे और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब संघर्ष होता था
तो मेरा हाथ पकड़ करके पुलिस के हर घेरे को वो तोड़ने का काम करते थे। उन्हें ये बात मालूम थी कि पुलिस चाहे लाठी चार्ज करे, चाहे गोली चार्ज करे, हम उनका हाथ छोड़ाएंगे नहीं, और चाहे जान चली जाए लेकिन उनके साथ संघर्ष में आगे रहेंगे। मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई। बड़े बड़े संघर्षशील नेता शामिल हुए और कई बार सरकार बनाई। अखिलेश यादव जी भी मुलायम सिंह यादव जी के पचिन्हों पर चलते हैं, और वो भी जो लोग संघर्ष करते हैं उन लोगों को पसंद करते हैं और उन लोगों को टिकट देने का काम करते हैं, और लोगों से कहते हैं जा करके क्षेत्र में जमीन पर संघर्ष करो, तुम जमीन पर संघर्ष करोगे और मुझे मालूम हो जाएगा, तब तुम्हारा टिकट मिलेगा। तो मुलायम सिंह यादव जी में जो गुण थे वो सब गुण अखिलेश यादव जी में हैं। मुलायम सिंह यादव जी के साथ जुड़ा कोई ऐसा अनुभव बताइए जो आज तक आपने अपने दिल में छुपा के रखा हो। 2012 में जब मैं विधायक हुआ तो उसके बाद हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जनसभा थी। उसमें क्षेत्र के हमारे बहुत से लोग थे और उन्होंने मांग करी आदरणीय मुलायम सिंह से कि इनको प्रदेश सरकार में मंत्री बनाइए। तो उन्होंने मंच से पूछा मुझसे कि ये बताओ, तुम मेरे दिल में हो, मंत्रिमंडल में रहोगे या मेरे दिल में रहोगे? हमने कहा मुझे आपके दिल में रहना है, मंत्रिमंडल में चाहे रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे आपके दिल में रहना है। तो वो कभी कभी ऐसी बातें करते थे कि वो दिल को छूती थी और लगता था कि उनको बहुत विश्वास हमारे ऊपर है। क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी आज भी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है या समय के साथ समझौते बढ़ गए? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा थी उसको लेके आगे बढ़ रही है। नेताजी हमेशा जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर जाति के लोग, गरीब महिलाएं थी, व्यापारी थे, उनके साथ लड़ने का काम करते थे। उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करते थे। और अखिलेश यादव जी ने भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया और उन्होंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए की रणनीति बनाई। इसमें उन्होंने जो नाम रखा पीडीए, उसमें ए के 3 अर्थ थे। पी से पिछड़ा था, डी से दलित था, और ए से अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में मुसलमान, सिख और ईसाई। एक ए का अर्थ था आधी आबादी महिलाओं की, और एक का अर्थ था अगड़ी जाति की जो गरीब और कमजोर लोग हैं उनको। तो ऐसे जो लोग हैं उनके हक, अधिकार और न्याय, सम्मान के लिए अखिलेश यादव जी लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को जो छवि है वो एक सॉफ्ट लीडर की तौर पे उनकी छवि देखी जाती है। तो क्या लगता है कि आज के समय में इतना सॉफ्ट रह के राजनीति की जा सकती है? गुस्सा उनके चेहरे पे बहुत कम दिखाई देता है। ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी जब लोगों से मिलते हैं या पत्रकारों से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर हंसी रहती है, लेकिन जब वो अधिकारियों को डांटते हैं तब वो बहुत गुस्से में होते हैं। जब उनकी कोई अधिकारी कहीं किसी कार्यकर्ता पर जुल्म और अन्याय करता है, किसी भी नेता के साथ उत्तर प्रदेश में सपा के नेता पे कोई भी कार्रवाई होती है, तो वो अधिकारी को जो हड़काते हैं, डांटते हैं या कहते हैं, तो बहुत गुस्से में बात करते हैं और कहते हैं ये मत समझो कि ये सरकार हमेशा रहेगी, ये सरकार बदलेगी, और जब उतना ही जुल्म करो जितना जुल्म तुम खुद सह पाओ। आप जन आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं। जब सड़क पर उतरने की बात होती थी पुरानी समय में, तब की राजनीति में और आज जो सोशल मीडिया से राजनीति का ट्रेंड चलने लगा है, इसको किस तरह से देखते हैं? कि पहले जो है जब हम लोग संघर्ष करते थे तो उस समय जो पार्टियां थीं वो नेताओं को बुला करके अपनी पार्टी में शामिल करके उनको टिकट देती थी। आज जो है ये स्थिति नहीं। आज जो है वो ज्यादातर लोग संघर्ष कम करते हैं और सोचते हैं कि हमको जो है बहुत जल्दी तुरंत टिकट मिल जाए।
राजनीति में आते हैं और आते ही सोचते हैं कि आज आए हैं और हमको कल टिकट मिल जाए। पहले ये था कि जनता का संघर्ष करो, जनता के मुद्दों को लेके लड़ो, आंदोलन करो, और जब हम लोग जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर जब संघर्ष करते थे तो जनता हम लोग साथ में आती थी। कई कई हजार लोग हम लोगों के साथ में आते थे। हम लोगों को पुलिस ने 250 बार गिरफ्तार किया, जेल में हम गए, और इससे कई अधिक बार गिरफ्तार करके पुलिस लाइन से हम लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन 250 बार हम लोग जेल के अंदर गए। कभी भी जुल्म और अन्याय हुआ तो वहां पहुंच करके जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। हम कभी भी किसी सरकार के जुल्म और अन्याय का झुके नहीं, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे मुकदमे झेलने पड़े। हमारे ऊपर 250 मुकदमे लगे और उसमें से 240 मुकदमों में हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया। मेरे ऊपर लगाए गए सारे मुकदमे आंदोलन, प्रदर्शन, संघर्ष के थे। एक भी मुकदमा पूरे जीवन में आपराधिक नहीं लगा, क्योंकि 18 साल की उम्र से ही हम लोग राजनीति में आ गए थे। और राजनीति में जब आने के बाद उस समय का ये माहौल था कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति हो जाए तो जनता उसको वोट देने का काम नहीं करती थी। आज जो है अपराधी लोग, दबंग लोग जो है एक बड़ा लंबा काफिला लेकर 25 गाड़ी चलते हैं, उनके साथ में 20 बाउंसर होते हैं, तो ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं। उस समय ऐसा माहौल था कि जो जनता के लिए संघर्ष करता था, जनता की एक आवाज पर उसके पास पहुंचता था, और जनता कभी उससे मिलना चाहे तो रात में भी अगर जनता घर पे आती थी तो हम लोग किवाड़ा खोल करके उससे मिल करके उसकी समस्या को हल करने का काम करते थे। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन साल 2012 में अगर जाते हैं तो ये सच है कि अखिलेश यादव ने उस समय डीपी यादव का पुरजोर विरोध किया था और उनको पार्टी में नहीं आने दिया था। साथ ही साथ उन्होंने उस समय के वरिष्ठ नेता थे मोहन सिंह जी, उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन मुख्तार अंसारी से लगाव दिखता है और डीपी यादव से दूरियां, ये समझ में नहीं आता। देखिए, डीपी यादव जी पार्टी में आना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि हम उनको पार्टी में नहीं लेंगे। मुख्तार अंसारी कभी समाज पार्टी में नहीं आए। वो चुनाव लड़ते थे, बीएसपी से लड़े, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते थे वो। और जब उनके ऊपर कोई जुल्म या अन्याय हुआ तो उस जुल्म के अन्याय का हम लोगों ने विरोध करने का काम किया, लेकिन कभी वो पार्टी में हम लोगों की शामिल नहीं हुए। उनके बड़े भाई जो हैं वो जो है पार्टी के सांसद रहे हैं पहले, और इस वक्त भी वो सांसद हैं। मेरा सवाल यही था कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से एक जुड़ाव आ जाता है, नाम तो उनका भी माफिया के तौर पे लिया जाता है। नहीं, मुख्तार अंसारी की व्यक्तिगत किसी से लड़ाई हो गई थी, उसमें वो अपराध में आए और अपराध में उनका नाम आ गया। लेकिन जो उनके भाई अफजाल अंसारी थे वो जो है आपराधिक नहीं है, वो पार्टी के सांसद हैं, जनता की सेवा करने का काम करते हैं, और समाजवादी पार्टी के पहले भी सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो मिशन है पीडीए को लेकर, उस पे अखिलेश यादव पूरी तरीके से काम कर रहे हैं या निश्चित रूप कुछ से और उसके अंदर जोड़ने की जो जरूरत है? पीढ़ी हमारी रणनीति है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जो समाज के वंचित लोग हैं, जिनके साथ सैकड़ों सालों से अन्याय हुआ है, ऐसे दलित लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, और जो अगड़ी आबादी के गरीब कमजोर लोग हैं उनके साथ, और जो आदिवासी महिलाओं की है उनके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी उनके साथ अन्याय या अपमान होता है हम लोग वहां पहुंच कर संघर्ष करने का काम करते हैं। और ये हमारा संकल्प है, जब तक समाज के सभी वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक या समान जाति के गरीब कमजोर लोग और महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। साल 2016 की अगर बात करें तो पार्टी में एक बड़ा विवाद हुआ चाचा और भतीजे को लेकर। कितना डैमेज हुआ उससे कि आज सत्ता से दूरी आज तक?
2016 में समाजवादी पार्टी में माननीय शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव के बीच में मतभेद हुआ। उन्होंने अलग पार्टी बना ली, लेकिन वो परिवार के सब बात थी और सब सुलह हो गई। अब फिर से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले जो विवाद था वो खत्म हो गया। अब दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं है। दोनों लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को हटाने के लिए काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन गई है। उत्तर प्रदेश में जनता ये चाहती है कि भाजपा को हटाया जाए और भाजपा को समाजवादी पार्टी ही हटा सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिल करके वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन जनता बहुत जागरूक है, अपना वोट बंटने नहीं देगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। एआईएम भी उत्तर प्रदेश में आना चाह रही है, ऐलान किया है। मायावती भी है। आप बता रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपके विपक्ष में है। मायावती जी और एआईएमआईएम जो है, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की यहाँ रैली हुई, सारी रैली में बसें भाजपा सरकार ने दी और भारतीय जनता ये पार्टी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नेता उसमें सब सपोर्ट कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है, उनका सारा वोट बैंक समाजवादी पार्टी में आ गया है और बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, कभी आपने सुना नहीं होगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कड़ा आंदोलन या प्रदर्शन किया या कड़ा रुख अपनाया। 3 बार मायावती जी भाजपा के साथ मिल करके सरकार बना चुकी हैं और मुख्यमंत्री भी रही हैं। भाजपा ने सपोर्ट भी किया है, भाजपा का मुख्यमंत्री रहा है तो उन्होंने सपोर्ट करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी की जो मिली भगत सब जान गए हैं और एआईएमआईएम जो है वो केवल वोटों के बंटवारा करने का काम करता है, भाजपा को जिताने के लिए जो है वो काम करते हैं। जनता जान गई है, अब जनता अपने वोट को खराब होने नहीं देगी। जनता उत्तर प्रदेश में बदलाव और सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हल्ला करती है, हर काम में बाधा डालती है, लेकिन कभी भी किसी भी मुद्दे का निस्तारण नहीं कराती है। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध या विकास कामों को लेकर संघर्ष करने का काम करते हैं। कहीं पर किसी भी बहन और बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग वहां संघर्ष करते हैं। मेरठ में एक दलित युवती का अपहरण हुआ और उसकी मां ने विरोध करने का काम किया तो दबंग लोगों ने उसकी मां की हत्या कर दी और मां के शरीर से खून बह रहा था, वो तड़प रही थी और उस युवती का अपहरण कर लिया गया। कानपुर में एक दरोगा एक बहन के साथ सामूहिक बलात्कार करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आज जो है हम लोग ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी सरकार लिस्ट जारी कर दे तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि 20 नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, फिरौती और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। उसकी सरकार लिस्ट जारी कर दे तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस, उसकी पोल अपने आप खुल जाएगी कि 20 नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रदेश में कहते हैं अपराध रुक गया, 9 साल सरकार चल रही है और 10,000 से अधिक इनकाउंटर कर दिए। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि ये फर्जी इनकाउंटर हुए हैं और डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी को जो है तलब करने का काम किया गया है।
तो भाजपा की सरकार में गुंडा राज कायम है, माफिया राज कायम है, और भाजपा के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। वो बात करेंगे पता नहीं पुरानी कितनी। गुंडा अब राज की अगर बात होगी तो एक फोटो बहुत वायरल होता है कि मुलायम सिंह यादव जी का और अतीक अहमद के कुत्ते का हाथ मिलाते हुए। देखिए, कोई फोटो हमने देखी नहीं ऐसी, और वो किसी मुलायम सिंह यादव जी कभी भी किसी अपराधी का सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन दबंग लोग थे उनको टिकट देने का काम करते थे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाए। अतीक तो क्योंकि थे अगर आपके दल में, क्यों अतीक तो थे आपके दल में। बहुत पहले थे, उसके बाद पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी। जब उनको टिकट दिया गया था पार्टी में थे, उस समय उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे या आपराधिक घटना नहीं थी। उसके बाद जब विधायक हो गए तो उनकी आपराधिक बातें हुई, तो वो पार्टी उन्होंने खुद छोड़ने का काम कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे अपराधी फल फूल रहे हैं। अब कोडिन कप सिर्फ का मामला आया, उसमें एक बड़े माफिया का नाम आया, वो सरगना है उस माफिया का, उसको सरकार बचाने का काम कर रही है। ऐसे ही हम लोगों ने कभी किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं किया। अपराधी अगर हुए कभी तो उन्हें बंद कराने का काम किया। भाजपा की सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, और इनके कई मंत्रियों की गाड़ियों में अपराधी घूमते हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही होती है। वो प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम की गाड़ी में घूमते आपको मिल जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की बड़ा सरकार आरोप में लगा रहे हैं, कौन अपराधी ऐसा है जो डिप्टी सीएम की गाड़ी में घूम रहा है? कई अपराधी हैं जो डिप्टी सीएम गाड़ी में घूमते हैं। कभी उस गाड़ी की रोक तलाशी पुलिस ले ले तो उनको वो अपराधी मिल जाएंगे जिनको पुलिस तलाश करने का काम करती है। चलिए, अपराध की बात हो गई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मंदिर नहीं गए अभी तक, आप गए? देखिए, ये राम मंदिर जाना आस्था का केंद्र है। हम लोग कई मंदिर जाते हैं तो अपनी फोटो वायरल नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो दिखावे के लिए, फोटो के लिए भगवान श्री राम जी के भक्त कहते हैं अपने आप को, और असल में ये भगवान श्री राम के नहीं, नाथूराम के भक्त हैं। और इनके हर नेता के घर में नाथूराम गोडसे की मूर्ति आपको मिलेगी, नाथूराम गोडसे की फोटो मिलेगी, और जब कभी सुबह इनका बेडरूम चले जाइए तो ये नाथूराम की पूजा करते मिलेंगे। तो ये लोग जो हैं वो नाथूराम की पूजा करते हैं। अगर ये भक्त होते तो शंकराचार्य जी माघ मेला में स्नान करने गए और उनको बलपूर्वक रोक लिया गया, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया, और उसके बाद 11 दिन वो धरने पर बैठे, असर बैठे सिर्फ स्नान करने के लिए। तो जो मुख्यमंत्री हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा शंकराचार्य जी के प्रति है, उस शंकराचार्य जी को माघ के मेले में स्नान नहीं करने दिया गया। और उन्होंने उसके बाद कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू ही नहीं है, जिसके राज्य में जो है वो सबसे अधिक गाय कट रही है, गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं, जो सनातन धर्म के स्तंभ हैं। अगर सरकार में हिम्मत है तो बताएं कि 2017 में जब सरकार बनी थी तब एक्सपोर्ट से गाय के मांस पे कितनी इनकम थी, और आज गाय के मांस के एक्सपोर्ट में सरकार की कितनी कितनी इनकम हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग जो हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कहते हैं हिंदू हैं, लेकिन गाय कटने का काम हो रहा है, और शंकराचार्य की बात का आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। चलिए, आपने बताया कि आस्था की बात है, राम मंदिर जाते हैं या हम किसी और मंदिर जाते हैं। अब तो अयोध्या भी जीत गए हैं, तो क्यों नहीं कहते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि एक बार पूरे दल को लेकर हो जाए? देखिए, हमारा ये मानना है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम मस्जिद भी जाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, और हम जो हर प्रोग्राम होता है धर्म का, हमारा मानना ये है कि दुनिया का मालिक एक है, और उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम गॉड है।
और दुनिया का मालिक दो नहीं है, दुनिया का मालिक एक है, और उसने एक आदमी और एक औरत पहले बनाई है, हम सब उसी के बच्चे हैं। तो मैं बीजेपी के असल इतने आरोप रहते हैं अयोध्या को लेकर, अगर आप लोग एक बार हो आएंगे तो क्या वोट बैंक पे कुछ असर पड़ जाएगा? नहीं, अयोध्या में जिसको जाना है वो जा रहे हैं, कोई किसी की रोक नहीं है। और हम लोग ने साबित कर दिया कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हराया, अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी को विजय बनाया, वहां से हम लोगों का सांसद है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसके बाद शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए भी अगर हम लोगों का भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा न होती और अयोध्या के अंदर फिर अवधि प्रसाद कैसे जीतते, तो भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करती है। वो एक झूठ को 100 बार बोलती है कि जनता उस झूठ को सच मान ले। अगर पीडीए की सरकार 2027 में बनती है तो क्या अयोध्या में फिर से बाबरी बनेगी? देखिए, 27 में पीडीए की सरकार तो बनने जा रही है, और हम लोग सब धर्मों का सम्मान करते हैं। वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब और अगड़ी जाति के लोग जो हैं, उनको न्याय दिलवाने का काम करेंगे, उनको हक दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात स्पष्ट कर दें कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि मंदिर बना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश बना है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट ने मंदिर का निर्माण करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर बनाने के नाम पर अरबों खरबों रुपया चंदा इकट्ठा कर लिया। सोने की ईंटें मिली इनको, आपने भी सुना होगा कि सोने की कितनी ईंटें चढ़ी, लेकिन वहां सोने की एक भी ईंट नहीं लगी। राम मंदिर के नाम पर सोने की ईंटें आई, चांदी की ईंटें आई, अपार धन आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उस पैसे से अपना कार्यालय बना लिया। राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ या उद्घाटन हुआ या झंडा लहराया, किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया। चारों शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, चारों अगर शंकराचार्य जो हैं, नहीं, उसके बाद मैं झंडारोहण जो कराया उस कार्यक्रम में उन्होंने सबको आमंत्रित किया। नहीं, किसी को कोई नहीं आया, कोई शंकराचार्य को नहीं बुलाया, और कोई शंकराचार्य आया भी नहीं, क्योंकि उनको सम्मानजनक तरीके से सरकार ने बुलाने का काम ही नहीं किया। अरे अब तो उससे पहले जो लोग थे मंदिर आंदोलन में, उनको ही नहीं बुलाया गया। रथ निकला, किसने निकाला? अडवाणी ने निकाला। क्या अडवाणी को बुलाया गया? अडवाणी जी वहां पर अयोध्या राम जन्मभूमि में आए? क्या वो राम भक्त नहीं है, वो राम विरोधी है? तो भारतीय जनता पार्टी की जो उनका विरोध करे वो देशद्रोही है, जो उनके सवाल पूछे वो राष्ट्र विरोधी है, जो उनसे जवाब मांगे वो राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर हमारी आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार को चुनौती है कि देश के प्रधानमंत्री ने 12 साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, अगर उनमें हिम्मत है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लाइव चैनल चले, पत्रकार सवाल पूछे, प्रधानमंत्री जवाब दे। अगर उनकी इतनी हैसियत है, हिम्मत है, तो प्रधानमंत्री लाइव बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तब हम समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में साहस है। भारतीय जनता पार्टी जनता को सिर्फ गुमराह करती है। कहीं लखनऊ में कुछ और बोलेंगे, जाएंगे दिल्ली में कुछ और बोलेंगे, जाएंगे गुजरात में कुछ और बोलेंगे। आज जहां मालूम कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ नौकरी में छल होने का काम हो रहा है, धोखा देने का काम हो रहा है। एसआईआर को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक के आपके ही परिवार के लोगों के नाम काट दिए गए। एसआईआर लागू हुआ और 2,89,00,000 लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। हमारा सगा छोटा भाई राजीव दास मल्होत्रा, मेरा भतीजा आयुष मल्होत्रा, दोनों ने फार्म भरे। फार्म भरने के बाद, जमा भी कर देने के बाद, उनका नाम लिस्ट में नहीं आया, और बहुत से फर्जी लोगों के नाम आ गए। अब उसके बाद लिस्ट जारी हुई तो 1,01,00,000 लोगों के फार्म 7 भर गए। जब बीएलओ ने
घर घर जा करके फार्म बांटे और हर फार्म का परीक्षण किया, हर घर जाके देखा कि ये सही है, तब लिस्ट में नाम आया। तो फार्म 7 भरवाने का काम क्यों हो रहा है? हमारी मांग है कि फार्म 7 भरवाना बंद करिए। आप जो लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में है उनको परेशान करने के लिए आप नोटिस दे रहे हैं, आप उन्हें परेशान करने के लिए दूसरे लोग फार्म 7 भर रहे हैं। ये जो है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। हमने कहा कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी दोनों अपने कार्यालय पर भाजपा का झंडा लगा ले, ताकि प्रदेश और देश जान जाए कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया है। आप कह रहे हैं कि पीडीए 2027 में सरकार बनाने जा रही है, भाजपा कह रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी के बढ़ते हुए जन आधार से बौखला गई है। उसको मालूम हो गया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उनके पार्टी के विधायकों में जबरदस्त विद्रोह है। अगर जो है मौका लग जाए तो 100 से अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। एक विधायक तो मंत्री का उसने अपहरण कर लिया, भाजपा के सरकार का मंत्री का घेराव किया। भाजपा के विधायक अपनी सरकार के मंत्री को बंधक बनाने का काम कर रहे हैं। जनता प्रधान को घेर रही है, प्रधान विधायक को घेर रहे हैं, विधायक मंत्री को घेर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? लग रहा है सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, केवल लूट मची हुई है। कौन कितना पैसा लूट ले, सब मंत्री इसी काम में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, दवा इलाज जांच नहीं हो रहा है, दवा इलाज जांच के अभाव में लोगों की मौत हो रही है, घटिया किस्म की सस्ती दवाएं खरीदी जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या इन सभी मुद्दों पर सरकार पे जो आप आरोप लगा रहे हैं इनकी जांच कराई जाएगी? निश्चित रूप से जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, हम उन मुद्दों की जांच कराएंगे, जनता के विकास का काम कराएंगे। जो खराब टूटी सड़कें हैं वो बनेंगी, जनता को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे, और जो हर महिला को 40,000 रुपया हम लोग हर वर्ष देने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश से इस तरीके से गरीबी दूर करने का काम करेंगे। सरकार 5 किलो का राशन बांट रही है। हम लोगों की सरकार थी तो 3 रुपए किलो और 2 चावल और 2 रुपए किलो गेहूं मिलता था, और चाहे जितना ले लीजिए, आज 5 किलो में एक आदमी कैसे परिवार बचा सकता है? तो भाजपा की सरकार जो है केवल जनता के सामने झूठ बोलने का काम करती है। सारे मुद्दों पर भाजपा की सरकार फेल हो गई है। रविदास जी अगर राजनीति में नहीं होते तो आज आखिर क्या होते? मैंने बीएससी किया साइंस से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से, और मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की थी, और मैंने 3 बार सीपीएमटी की परीक्षा दी, लेकिन मेरा सीपीएमटी में जो है वो मेरा नाम नहीं आ पाया, मैं उसको पास नहीं कर पाया। मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन मेरी इच्छा इतनी प्रबल थी, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हम स्वास्थ्य मंत्री बन गए। तो ईश्वर ने मेरी बात सुनी, और हमने स्वास्थ्य मंत्री बन करके बहुत जनता की सेवा करने का काम किया। हमने जो है लगातार छापे डालने का काम किया, हर अस्पताल में छापा डालते थे, और हमने कहा कि चादर कितनी गंदी है, तो उन्होंने कहा आज बदली है। हमने कहा चादर कितनी गंदी है आज, फिर हमने आदेश किए कि हर दिन अलग अलग रंग की चादरें बिछेंगी। जैसे सोमवार को सफेद, तो मंगल को अलग रंग की, बुध को अलग रंग की, बृहस्पति को अलग रंग की, और फिर उस दिन दौरा करेंगे तो उस दिन उसी रंग की चादर हमको मरीज के बिस्तर पर मिलनी चाहिए। हमने एम्बुलेंस सेवा को थी, हमने दौड़ा दौड़ा के पकड़ा, और गाड़ी पकड़ी एम्बुलेंस की 102, 108। हमने कहा तुम्हारी गाड़ी में बीपी मशीन कहाँ है, कहाँ मशीन है शुगर नापने की, इस गाड़ी में हारन कहाँ है, सायरन क्यों नहीं है, शीशा टूटा हुआ क्यों है। और ऐसे मैंने 175 गाड़ियां के रजिस्टर पर खुद जो है गाड़ी पकड़ करके, और मैंने उनका चालान उस पर लिखा
कि इस गाड़ी में ये कमी है, और फिर अपने अधिकारियों को दिया। उन्होंने 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। कोई प्रदेश में बता दे कि मेरे अलावा 102 108 एम्बुलेंस का 2.25 करोड़ जुर्माना किया और 2.25 रुपया जमा कराया, और उसके बाद कहा कि सारी गाड़ियों के अंदर हर चीज फिट मिलनी चाहिए, अगर किसी भी गाड़ी के अंदर कोई भी कमी होगी तो फिर जुर्माना होगा। कभी भी जनता याद करे इस बात को कि कोरोना काल के अंदर हम लोग जनता की सेवा करने का काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घरों में थे और वो कहीं जनता की सेवा करने का काम नहीं कर रहे थे। लोग कोरोना काल में लोगों की मौतें हो रही थी, और दवा इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में जो है लोगों की मौतें हुई है, और सरकार जो है ये कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। क्या वो लोग जो कोरोना के अंदर मरे हैं वो हिंदू नहीं थे? वो भी हिंदू थे जो बिना ऑक्सीजन के एड़ी रगड़ रगड़ कर जिन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। उनको जनता से अपील है, जब वोट देने जाएं तो याद करें कि कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के लोग एड़ी रगड़ रगड़ के मर रहे थे, और सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। क्या उस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे? यही मुख्यमंत्री थे। तब इन्होंने क्यों नहीं कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन दिलाने का काम कर दिया? क्यों लोगों की मौत हो गई? आज जनता ये सवाल पूछने का काम करेगी। चुनाव आएगा और चुनाव में जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी, इन लोगों को दंड देगी कि आज जो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, आज जो अपराध हो रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, पुलिस काउंटर कर रही है, फर्जी इनकाउंटर कर रही है, पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत होने का काम हो रहा है, इस सब का हिसाब जनता को 27 में देना होगा। तो आप सुन रहे थे लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से विधायक रविदास मेहरोत्रा को। इसी तरह से एक और शख्सियत से कराएंगे आपको रूबरू। आप बने रहे द हो हल्ला के साथ।